अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल सरकिश। फिर वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, इससे पहले मेरा कोई मंसूबा नाकाम नहीं हुआ था। शायद इसलिए मुझे नाकामी का मुंह देखने की आदत ही नहीं रही। कभी इस इम्कान को जहन में रखने का कभी ख्याल नहीं आया कि मेरा मंसूबा नाकाम हो सकता है। इसलिए इस अहम कॉन्ट्रैक्ट में नाकाम रहने का सदमा मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। मिस्टर अफजल चौधरी, मेरी साख तबाह हो गई है, मुस्तकबिल तारीख हो गया है। बहुत ही बड़ी रकम सर्फ करके मैंने हाल ही में एक नेटवर्क कायम किया था, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। मुझे दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में कई बहुत अहम कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ डूब गया। मिस्टर चौधरी, दुनिया वाकई बड़ी तरक्की कर रही है। कत्ल गारत भी एक कारोबार, एक इंडस्ट्री बन गया है। इसके भी फलने फूलने और नेटवर्क कायम करने के तज़किरे संजीदगी से किए जाते थे। इसमें साख खराब होने का अफसोस किया जा रहा था। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद वो ड्रामाई से अंदाज में स्यूबे के कटे हुए सर की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी तबाही का असल जिम्मेदार तो यही शख्स था। फिर इसकी उंगली ड्रामाई अंदाज में ही मेरी तरफ घूम गई। लेकिन अगर तुम मौजूद ना होते तो स्यूबे की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती। तुमने ऐन आखिरी लम्हों में अपनी जान पर खेल कर मेरे मंसूबे को नाकाम बना दिया। तब से मैं हैरान था कि आखिर तुम हो कौन, दुनिया की कौन सी खुफिया एजेंसी से तुम्हारा ताल्लुक़ है। फिर मुझे मालूम हुआ तुम पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन हो, तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हुआ। बिजनेसमैन तुम जैसे तो नहीं होते मिस्टर चौधरी। शायद मैं गलती से बिजनेसमैन बन गया हूँ। मैंने आहिस्तगी से कहा, तुम्हें किसने मेरे बारे में बताया। स्यूबिक ने। इसने इत्मीनान से जवाब दिया और वह इसके चंद आदमी गांव से आते वक्त मेरे और मेरे आदमियों के हाथ से चढ़ गए। मैं इसका हिसाब बराबर करने के लिए इसकी घात में था। मैं हिसाब बराबर करने में देर नहीं करता। स्यूबिक ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में मुझसे बड़ा ताउन किया। इसके लिए मैं इस बेचारे का शुक्रगुजार रहूँगा। मैंने जो कुछ इससे पूछा, इसने ठीक ठीक जवाब दिया। तुम लोगों के बारे में जो कुछ भी इसे मालूम था मुझे बता दिया। और रुक्का भी इसने लिखा होगा जो हमें यहाँ लाने का सबब बना। मैंने तस्दीक चाही। बेशक। हमान ने तमानियत से सर हिलाया। मैं कोई जालसाजी करना नहीं चाहता था। जब स्यूबिक हर तरह से ताउन कर रहा था तो मुझे कोई कच्चा काम करने की क्या ज़रूरत थी। ज़िंदगी की आस बड़ी बुरी चीज़ होती है मिस्टर चौधरी। जान बच जाने की आस पर इंसान आखिरी लम्हे तक हर काम करने के लिए तैयार रहता है। स्यूबिक को भी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आस रही कि शायद मैं इसे छोड़ दूंगा। तुमने इसके आदमियों को भी हलाक कर दिया। मैंने पूछा, जाहिर है मैं इन्हें खातिर तवाज़े के साथ तो नहीं रख सकता था। वो यूं ही बेवकूफ़ से कबायली थे, मेरे लिए दुश्वारियां पैदा कर सकते थे। इसने बेपरवाही से कहा, फिर अपने आदमियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये इन्हीं के लिबास तो पहने खड़े हैं। कुछ लोग बाहर भी हैं जो उन्हीं के लिबासों में हैं। शोबिक का लिबास मैं खुद पहनना चाहता था, लेकिन फिर मुझे एक चरवाहा मिल गया जिसके पास एक गधा भी था। मुझे अपने काम के लिए वो ज़्यादा मौजू नज़र आया। तुम ऊंचे दर्जे के कातिल की बजाय निचले दर्जे के कोई ड्रामाबाज मालूम होते हो। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप को पहले की तरह तवाना महसूस करते हुए कहा। इसके चेहरे पर कदर तकलीफ़ के आसार उभर आए। तुम मुझे ड्रामाबाज ज़रूर कहो, लेकिन निचले दर्जे का मत कहो। मैं अगर आला दर्जे का कातिल ना होता तो यकीनन आला दर्जे का अदाकार या हिदायतकार होता। मैंने लेटे ही लेटे तवील व अरीज़ कमरे में नज़र दौड़ाने की कोशिश करते हुए पूछा, सूबे के आदमियों की लाशें कहाँ। वो गैर अहम लाशें थीं। हमने इन्हें जंगल में इधर उधर फेंक दिया है। आखिर दरिंदों और परिंदों वगैरह को भी तो पेट भरना होता है ना। सूबे की लाश अलबत्ता अहम थी, इसे मैं खुद उठाए लेकर आ रहा हूँ। काश मुझे रेड एंडीज़ की तरह खोपड़ी सुकेड़ने का नुस्खा मालूम होता तो मैं ज़रूर इसकी खोपड़ी को फतह की यादगार के तौर पर अपने पास महफूज रखता। हमारे बारे में तुम्हारे इरादे क्या हैं, मैंने पूछा। वो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस सवाल का सही जवाब देगा, लेकिन इससे कुछ बाईद भी नहीं था। इस वक्त इसकी खुद एतमादी हद से बड़ी हुई थी। वो सूरत हाल से खुद खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। दूसरी बातें भी काफ़ी हद तक सही बता रहा था। ऐन मुमकिन था इस सवाल का जवाब भी सही से दे देता और हमारी कैफियत से मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ होता। मेरे हाथ और पाँव दोनों ही सख्ती से बंधे होते थे और मैं खासी तकलीफ़ की हालत में तिरछा सा फर्श पर पड़ा था। हाथ पुश पर बंधे गए थे और वो मेरे नीचे ही तकरीबन छुपे हुए थे। कैथरीन और चार्ल्स की हालत भी मुझसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। चार्ल्स के चेहरे से तो तकलीफ़ के अलावा मायूसी का भी इजहार नज़र आ रहा था, जबकि कैथरीन का चेहरा स्पाट था। मैं गैर महसूस तौर पर ज़ोर आजमाई करके देख चुका था। मुझे अपने हाथों की बंदिश खुलती या ढीली होती महसूस नहीं हुई। ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने पर शायद कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन इन लोगों की आंखों के सामने मैं पूरी तरह ज़ोर आजमाई भी नहीं कर सकता था। इसकी आंखों में सफाक सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और मेरे धीरे से इसके होंठों तक आ गई। जवाब देने से पहले इसने बतौर ख़ास कैथरीन का गहरी नज़रों से सरतापा जायज़ा लिया। वो कुछ इस तरह आड़ी तिरछी पड़ी थी कि इसके हसीन और नशेब व फराज कुछ और नुमायाँ हो गए। ऊपर से इसका सुर्ख भड़कीला लिबास भी जगह जगह से पड़ चुका था। हालत की संगीनी अपनी जगह थी और इसके सरापा की हशर खेज़ी अपनी जगह। इस शिकस्ता हाली में वो किसी क़ियामत से कम नहीं थी, ख़ुसूसन हमान के लिए, क्योंकि वो इस वक्त मास्टर ऑफ सिचुएशन था। सब कुछ इसके हाथ में था। वो हर बात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था और मज़ीद हो सकता था। वो एक उंगली से धीरे धीरे नाक मसलते हुए बोला, तुम लोगों के बारे में मैं बड़ी उलझन में हूँ। अभी तक मैं फ़ैसला नहीं कर पाया कि तुम्हें किस तरह हलाक किया जाए।
गोली मार देना तो कोई बात ना होगी, तलवार से गर्दन कलम करने से तजर्बा मैं स्यूबक पर कर चुका हूँ। मसला ये भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अजियत देकर हलाक करना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज़हनी तौर पर बीमार नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अजियत पसंद भी नहीं, ख़ुसूसन अपने काबू में आए हुए अफराद को ज़्यादा अजियतें देना मेरा मशगला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कत्ल के तरीक़ों में कुछ वैरायटी हो, कुछ तनू हो। मुश्किल ये है कि यहाँ हमें ज़्यादा सहूलियात और ज़्यादा साजो सामान मैसर नहीं है, वरना तुम लोगों को ठिकाने लगाने का काफ़ी मतनू तरीके इख्तियार किए जा सकते थे। मैं इस वक्त अपने आप को पुरसुकून रखने और रिहाई की किसी तदबीर के सिलसिले में जहन लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लम्हे मेरा बड़ी शिद्दत से दिल चाहा कि किसी मुआवजे के तहत मेरे हाथ पाँव बंदिशों से आज़ाद हो जाएं और मैं नताइज की परवाह किए बगैर इस उल्लू के पट्टे पर टूट पड़ूं, और अगर मरना मुकद्दर में हो तब भी मरने से पहले इसकी गर्दन तोड़ने की एक भरपूर कोशिश कर सकूं। लेकिन महज सोचने और ख्वाहिश करने से बंदिशें नहीं खुलती, और मुझ जैसे गुनाहगार को मौजों की उम्मीद भी कम ही रखनी चाहिए थी। हमान बात जारी रखते हुए बोला, मैं एक बार फिर एक दस्तावेजी फ़िल्म में एक शख्स को बिजली की कुर्सी पर मौत की सज़ा पाते देखा था। मुझे वह मंजर बहुत दिलचस्प लगा था। मेरा दिल चाहता है कभी मैं खुद अपने हाथों से किसी को बिजली की कुर्सी पर बिठाकर मौत की सज़ा दूं। लेकिन इसने एक ठंडी सांस ली। अफसोस, इस जंगल में तो बैठने के लिए आम कुर्सी भी दस्तयाब नहीं है। बिजली की कुर्सी तो बहुत दूर की बात है। काश मैं तुम्हारे मजबूत और वर्जिशी जिस्म को और मिस कैथरीन चार्ल्स के मरमरी पैकर को तशनजी झटकों के साथ टेढ़ा मेढ़ा होते और नीला पड़ते देखता। कभी कभी फुर्सत में बैठकर आंखें बंद करके याद करने के लिए एक उम्दा नज़ारा होता। इसका दावा था कि वह अजियत पसंद नहीं था, लेकिन इसके अल्फाज के पीछे यकीनन एक अजियत पसंद बोल रहा था। ताहम वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का अजियत पसंद था। वो मुतसफ़ाना से अंदाज में दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, अब तुम ही बताओ, इस जंगल में, इस बेसर और सामानी के आलम में भला तुम तीनों को हलाक करने के सिलसिले में क्या वैरायटी पैदा की जा सकती है। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। बेबसी का एहसास कुछ बढ़ता जा रहा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो बोला, वैसे यहाँ करीब एक कुआं मौजूद है। पहले मैंने सोचा था तुम तीनों को रस्सी से उल्टा लटका कर बारी बारी कुएं में उतारा जाए, लेकिन कुआं काफ़ी गहरा है। मैं तुम लोगों की कैफियत कुछ ज़्यादा सही तौर पर नहीं देख सकूँगा। इसने खामोश होकर गोया मेरे तासुरात का जायज़ा लेने की कोशिश की, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही था कि मैं अपना चेहरा सपाट रखने में कामयाब रहा था। कैथरीन ने भी किसी तासुर का इजहार नहीं होने दिया था। अरे बत्ता, चार्ल्स के चेहरे से तकलीफ़ का इजहार हो रहा था। ये तकलीफ़ यकीन हमान के अल्फाज की वजह से नहीं थी, बल्कि वो बंधे हुए हाथों के पैरों के वस्सर साथ फ़र्श पर पड़े पड़े ज़िंदगी से बेजार हो रहा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद हमान बोला, चुनांचे फ़िलहाल मैंने नहायत कदीम और नहायत सीधे साधे तरीके पर इक्तफ़ा करने का फ़ैसला किया है, यानी नहायत मामूली सी रस्सी का फंदा बारी बारी तुम तीनों के गले में डालकर तुम्हें दरख्त से लटका कर फांसी दे दी जाए। तुम लोगों को अपनी सज़ाए मौत के इस तरीके पर कोई एतराज़ तो नहीं? इसका अंदाज़ कुछ ऐसा ही था जैसे पूछ रहा हो कि फ़लाँ सफ़र पर जहाज़ की बजाय ट्रेन से जाने पर आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है। खबीस अपनी पोजीशन से कुछ ज़्यादा ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। लेडी डायना को कत्ल करने के सिलसिले में इसने जिस तरह ज़िक उठाई थी, शायद अब इसके जवाब में नफ्सियाती तौर पर वह तस्कीन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हम तीनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता कि मैंने भी इसे बचकाना और अहमकाना सवाल के जवाब में कोई अहानत आमेज़ बात करके इसे मज़ीद चढ़ाने की कोशिश नहीं की। हम तीनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता कि मैंने भी इसके बचकाना और अहमकाना सवाल के जवाब में कोई अहानत आमेज़ बात करके इसे मज़ीद चढ़ाने की कोशिश नहीं की। शायद मेरी तरह इस वक्त कैथरीन और चार्ल्स के जहन भी कहीं और उलझे हुए थे। सच्ची बात यह थी कि पहले मुझ पर कुछ मायूसी और इज़्हलाल सतारी होने लगा था, वो कि इससे कबल भी ज़िंदगी में बारहा ऐसे मौक़े आए थे जब मुझे ज़िंदगी से मायूस हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने मायूसी को करीब नहीं फटकने दिया था और किसी न किसी गैबी इमदाद के यकीन से ख़ुद को संभाले रखा था। और शायद इस यकीन का ही करिश्मा था कि किसी न किसी बहाने सूरत हाल पलट जाती थी। लेकिन आज मैंने हकीकतन अपने आप को मजबूर सा पाया था। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश भी की थी कि मायूस आदमी दर हकीकत दोहरी मौत मरता है, इसे गोया मरने से पहले ही मौत आ जाती है। ये सब कुछ सोचने के बावजूद मेरे जिस्म में जोश व खरोश की जो वो लहर नहीं दौड़ रही थी जो बिसात को उलट देने में मेरी मदद करती थी। मगर जब इसने हमें रस्सी से दरख्त में लटका कर फांसी देने की बात की तो न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। मायूसी की बर्फ़ कुछ पिघलती हुई महसूस हुई। अंधेरे में कोई किरण से नज़र आने लगी। ये भी कोई हैरत अंगेज़ी तजर्बा था। इसने हमें कोई खुशखबरी तो नहीं सुनाई थी। इससे पहले मैं यही समझ रहा था कि वो इस बेबसी के आलम में हमारी खोपियों में महज एक एक गोली उतार कर हमारा किस्सा पाक कर देगा। लेकिन बेशतर कातिल चूँकि फितरी तौर पर अजियत पसंद होते हैं, लंबे चक्रों में पड़ जाते हैं। वो भी लंबे चक्रों में पड़ गया। हमें इस तरह फांसी देने के लिए इन्हें यकीनन कुछ तरद्दुद करना पड़ता। बेशक हमारे हाथ पाँव बंधे हुए थे, लेकिन हम कोई नन्हे मुन्ने बेजान खिलौने भी नहीं थे जिन्हें नहायत आसानी से उठाकर दरख्त से लटका दिया जाता। इस हालत में भी थोड़ा बहुत तो हिल जुल सकते थे ना। मैं अगर मरने से पहले टक्कर मारकर इनमें से किसी की तकसीर भी फोड़ने में कामयाब हो जाता तो बड़ी तमानियत के आलम में इस दुनिया से रुखसत होता। मेरी खुशी की वजह महज इतनी सी थी। अचानक बाहर दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। हमान के तासुरात यकदम ही बदल गए।
एक लम्हा पहले तक वो इंतहाई मुतमईन मसरूर नज़र आ रहा था। इसकी खुद एतमादी की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन यकदम ही वो एक फ़िक्रमंद चूहा नज़र आने लगा। इसने चीख कर किसी को पुकारा और किसी नाकाबिल फ़हम ज़ुबान में कुछ पूछा। एक झाड़ झनकार से चेहरे ने दरवाजे से झांका और इसी ज़ुबान में कोई जवाब दिया जो कम अज़ कम मेरे लिए नाकाबिल फ़हम थी। कमरे हवामान के 2 आदमी मौजूद थे, वो भी उछल कर उठ खड़े हुए। झाड़ झनकार चेहरे की बात सुनने ही वो तीनों तेज़ी से कमरे से निकल गए। इन्होंने हमारे बारे में मज़ीद कोई एहतियाती तदबीर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, शायद इसलिए कि हम तो पहले ही सरतापा एहतियाती तदबीरों में ही जकड़े हुए थे। जिनके हाथ और पाँव रस्सियों में जकड़े हों, इनके बारे में मज़ीद एहतियाती तदबीर की क्या ज़रूरत थी। हमान तो शायद एक लम्हे के लिए हमें भूल ही गया था। वो कुछ इस तेज़ी से कमरे से निकला था जैसे कमान से तीर निकला हो। इसकी फुर्ती पर मैं कदरे हैरान हुए बगैर न रह सका। दूसरे ही लम्हे बाहर से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने गहरी सांस लेकर चार्ल्स की तरफ देखा। इसकी आंखों में कुछ ऐसी ही चमक थी जैसे चोरी छुपे दूध पी जाने के बाद बिल्ली की आंखों में होती है। वो उम्र में मुझसे खासा बड़ा था और 30-32 साल की एक लड़की का बाप था, लेकिन अब मैं इससे दोस्ताना अंदाज में ही बातचीत करने लगा था। एहतराम और तकल्लुफ़ात को मैंने बालाए ताक रख दिया था। क्या बात है, आने से पहले कुछ काम दिखा आए थे क्या? मैंने पूछा। हाँ, आते आते मैंने एक ख़ास आदमी को बता दिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। आते वक्त तुम लोगों को सफ़ीर के मकान से बाहर भेजने के बाद मैं अंदर एक फ़ोन करने गया था। काम का आदमी है वो, शायद वो अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँच गया है और इसने हमारा सुराग भी लगा लिया है। लेकिन क्या इसने आते ही अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी? इसी तरह तो तुम्हारा वो काम का आदमी हमारा काम तमाम भी कर सकता है। मैंने फायरिंग की आवाज़ों से कुछ अंदाज़े लगाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं नहीं, वो बहुत तजर्बाकार आदमी है, जो कुछ करेगा सोच समझ कर करेगा। मुझे इस पर बड़ा भरोसा है। चार्ल्स जो सबसे ज़्यादा परेशान था, अब एक वक्त इसके लहजे में सबसे ज़्यादा अचानी पैदा होगी। हज़रात, क्या आप दोनों बराह मेहरबानी मेरी तरफ कुछ तवज्जो देंगे? कैथरीन की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। अगर मैं इस वक्त फ़र्श पर बंधा ना पड़ा होता तो यकीनन हैरत से उछल पड़ता। वो तकरीबन इसी पोजीशन में पड़ी थी जिसमें मैंने इसे चंद लम्हे पहले देखा था, लेकिन अब इसका एक बाजू हवा में बुलंद था, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई डूबता हुआ शख्स किसी की मदद के लिए पुकारने और अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा हो। यानी इसने अपना हाथ बंदिशों से आज़ाद करा लिया था। अब वक्त ज़ाया क्यों कर रही हो? जल्दी से मेरे हाथ भी खोलो, मैंने गोया तड़प कर कहा। बाहर गोलियों का तड़तड़ाहट तेज़ होती जा रही थी। कैथरीन मुस्कुराते हुए फुर्ती से उठ बैठी। एक हाथ आज़ाद हो जाने की वजह से इसके दूसरे हाथ पर रस्सी ढीले ढाले अंदाज में बंधी रह गई। कैथरीन ने इसे उतार फेंका, लेकिन इसके पाँव अब भी बंधे हुए थे। इसकी वजह से इसे कुछ खिसक कर और कुछ घिसड़ कर मेरे करीब आना पड़ा। इसने मुझे यूं दूसरे पहलू के बल लड़का दिया जैसे कसाई बंधे हुए जानवरों को ज़िबा करते वक्त बेपरवाही से इधर उधर लड़का देते हैं। वो मेरी बंदिशों से उलझने लगी तो मैंने पूछा, तुम्हारा हाथ कैसे आज़ाद हो गया? शायद ये सनफ़े नाजुक होने का एक और फ़ायदा था। वो खुशगवार लहजे में बोली, शायद मेरे हाथ ऐसे सख्ती से बांधे भी नहीं गए थे जिस सख्ती से तुम्हारे बांधे गए थे। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर ख्वाह मैं कितनी ही सख्त जान साबित हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैरों में जो लचक और नरमी है वो तुम्हारे हाथ पैरों में नहीं हो सकती। अल्लाह ना करे, मैंने जल्दी से कहा। वो गोया मेरी बात अनसुनी करके नहायत धीमी आवाज़ में बात जारी रखते हुए बोली, मनहूस छोटी नस्ल का बकरा जब तुमसे बक बक में उलझा हुआ था, इस तमाम वक्त में मैं अपने हाथ को सुकेड़ कर रस्सी के फंदे से निकालने की कोशिश करती रही थी। इस कोशिश में मेरा हाथ छल कर रह गया। इस वक्त जो काम तुमने दिखाया है, इसमें अगर तुम्हारे हाथ की खाल भी उतर जाती तो परवाह नहीं थी। मैंने दबे दबे जोश से कहा, हाँ, तुम्हें भला क्यों परवाह होती? वो तो मेरे हाथ की खाल होती ना। वो मेरी पसलियों पर हल्का सा घूंसा रसीद करके बोली, तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि तुम्हारे हाथों पर कुछ ज़्यादा ही पेचीदा और ज़्यादा ही सख्त किस्म की गिरहें लगी हुई हैं, मुझसे नहीं खुल रही। शायद वो लोग तुमसे ही सबसे ज़्यादा खौफज़दा थे। इन्हें नहीं मालूम था कि असल फितना तुम हो। मैंने कराह कर कहा, अब बातें मत किए जाओ, तख्त पे से वो तलवार उठाओ और रस्सियाँ काट डालो। तख्त तक जाने के लिए इसे खुले दरवाजे के सामने से गुजरना पड़ता। इसने पहले सर ज़रा सा आगे बढ़ाकर दरवाजे से झांका, फिर घिसटती हुई तख्त तक चली गई। इसने शायद बाहर झांक कर कोई ख़तरा महसूस नहीं किया था, ताहम इसने अभी अपने पैरों की बंदिशें खोलने में वक्त सर्फ नहीं किया। तलवार तख्त से उठाकर वो लुढ़कती वापस आई और सरगोशी में बोली, वाह क्या शानदार तलवार है। इसे हाथ में लेकर तो ख्वामख्वाह ही किसी की गर्दन कलम करने को जी चाहता है। वाकई कमदर्फ के हाथ में हथियार ख़तरनाक होता है। मैंने अफसोसज़दा लहजे में कहा, कहीं रस्सियाँ काटने की बजाय मेरी कलाइयाँ ना काट दें। मेरा जुमला पूरा होने तक वो मेरी बंदिशें काट चुकी थी। दूसरे ही लम्हे इसने अपने पैरों की बंदिशें काट डालीं। फिर वो अपने बाप की तरफ मुतवज्जा हुई तो यकीन बेताबी से इसका मुंतज़िर था। बातें अपनी जगह थी, लेकिन अपना काम करने में कैथरीन ने कोई ताख़ीर नहीं की थी। चंद सेकंड में इसने चार्ल्स को भी बंदिशों से निजात दिला दी थी। मैं इस दौरान कलाइयों को रगड़ रगड़ कर खून की गति से सही तौर पर बहाल कर चुका। मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाओ जल्दी से ये तलवार मुझे दे दो। इस वक्त हमारे पास इसके सिवा कोई हथियार नहीं है। वो तलवार मुझे देते हुए बोली, लो ये इकलौता हथियार भी तुम रख लो। सच है, मर्द बड़े ही खुदगर्ज होते हैं। तुम्हें तलवार की क्या ज़रूरत है? तुम तो नज़रों के तीर चलाकर ही अपना काम निकाल सकते।
नज़रों के तीर, इसने हैरत से दोहराया। ये खालिस मशरक़ी इस्तेहला शायद इसकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब वजाहतों का वक्त नहीं था। हरकत में रहते हुए हम जितनी बातें किए जा रहे थे वही काफ़ी थी। मैंने तलवार लेकर बाहर का जायज़ा लेने के लिए दरवाजे से बाहर झांकने के इरादे से आगे बढ़ा। अभी मैं एक आध खुले पट के करीब ही पहुंचा था कि यकलक थोड़े ही फासले पर कहीं से दरवाजे पर हल्की मशीन गन का ब्रश पड़ा। आधे पटके पर खच्चे उड़ गए और मैं फ़ौरन ही फर्श पर औंधा गिर पड़ा। सब मशीन गन इसके बाद भी वक्फे वक्फे से कई बार गरजी, लेकिन अब इसका रुख शायद किसी और तरफ हो गया था। अकब से कैथरीन फर्श पर रेंगती हुई मेरे करीब आई और नीची आवाज़ में बोली, औंधे क्यों गिर गए मेरे शेर? तलवार लेकर गोलियों के बौछार में निकल जाओ और कश्तों के पिस्ते लगा दो। खामोश रहो आस्तीन के सांप की मादा, मैंने नीची आवाज़ में मसनूई खफकी से कहा। अगर तुम्हें मुझको मरवाने का इतना ही शौक़ है तो वैसे ही चीख कर इन्हें मुतला कर दो कि हम आज़ाद हो चुके हैं। मैं ऐसा कर गुजरती, लेकिन इस सूरत में मुझे और पापा को भी तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा। ये महंगा सौदा है। वो ठंडी सांस लेकर बोली। इस लम्हे अचानक की फायरिंग का सिलसिला बंद हो गया। फिर दौड़ते कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ बढ़ती सुनाई दी। मैं तलवार संभाल कर उछल कर उठ खड़ा हुआ। मैं शिकस्ता दरवाजे की ओट में था और किसी शख्स के अंदर दाखिल होते ही इसकी गर्दन उड़ा देने के लिए बिल्कुल तैयार था। एक शख्स भगोले की तरह कमरे में दाखिल हुआ। मैं इस सिर्फ झलक ही देख सका था, ताहम मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह हम्मान था। मैंने तेज़ी से तलवार घुमाई। इसकी जगह कोई और शख्स होता तो इसे तेज़ी में अंदर आते वक्त इस गैर मुतवक्का वार से नहीं बच सकता था, लेकिन हम्मान की फुर्ती ने मुझे भी हैरान कर दिया। इसने जिस तेज़ी से गर्दन झुकाई थी, इससे यकीनन कोई ना कोई रिकॉर्ड कायम हुआ होगा, लेकिन वार खाली नहीं गया। हम्मान के पीछे कोई और भी अंधाधुंध भागा आ रहा था। हम्मान की जगह इसकी गर्दन उड़ गई। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस तरह किसी शख्स को मौत के घाट उतारा था। एक लम्हे के लिए मैंने अपने आप को 20वीं सदी का कोई जल्लाद महसूस किया। इस शख्स की गर्दन कट कर दरवाजे के करीब ही गिर गई, मगर इसकी सरबरीदा लाश कुछ आगे जाकर गिरी। कमरे में यकदम गोया किसी ने लहू से भरे मशकीज़े का मुंह खोलकर छिड़काव सा कर दिया। इसी दौरान हम्मान जो अपनी झोंक में आगे निकल चुका था, गोया एड़ियों के बल घूमा। मुझे बर वक्त ही इसके हाथों में गन की झलक नजर आई। मैंने अभी इसकी तरह फुर्ती का रिकॉर्ड कायम करते हुए खुद को फर्श पर गिरा दिया, वरना गोलियों के बौछार ने शायद मेरा भलाई धड़ छलनी कर दिया होता। हम्मान कमरे से भागा था तो हम तीनों के हाथ पांव बंधे हुए थे और हम फर्श पर पड़े थे। मेरा अंदाज़ा था कि इस वक्त कैबिन को घेरे में लिया जा चुका है। हम्मान के साथी शायद मारे जा चुके हैं और वह निकल भागने का इरादा कर चुका था, लेकिन जाने से पहले हम तीनों का काम तमाम करने आया था। ताहम इसके असाब की मजबूती का अंदाज़ा इससे होता था कि कमरे में घुसते ही इसने अपने आप को तलवार के कतई गैर मुतवक्के वार से बचाया था, और फिर कमरे में बाजी पलटती हुई देखकर हैरान होने का या सूरत हाल को समझने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, बल्कि फ़ौरन ही एड़ियों के बल घूमकर मुझ पर ब्रश मारने की कोशिश की थी। अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और जिसामत से वो एक मामूली आदमी दिखाई देता था, लेकिन बिलाशुबा एक छलावा। मैंने फ़ौरन ही दूसरी तरफ लड़क कर इसके दूसरे मुतवक्का ब्रश से बचने की कोशिश की, गो कि इस वक्त मुझे ज़िंदगी की इस ज़रा कम ही रह गई थी। लेकिन हम्मान की गन को दोबारा गरजना नसीब नहीं हो सका। मेरा दूसरी तरफ को लड़कना बेकार ही रहा, क्योंकि इसी लम्हे मैंने देखा एक गोला सा बड़ी ताकत से हम्मान के मुंह पर आ गिरा और वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। गन इसके हाथों से छूट गई और इसके दोनों हाथ अपने चेहरे की तरफ उठ गए। मैं फ़ौरन गन उठाने के लिए झपटा और इसी लम्हे मैंने इस गोले को लड़कते देखा जो हम्मान के चेहरे से टकराया था। तब मुझे मालूम हुआ कि वह स्यूबेक की खोपड़ी थी। कैथरीन ने कमाल हाजिर दिमागी का सबूत दिया था। इसे और कुछ में मिला था तो इसने स्यूबेक की खोपड़ी उठाकर हम्मान के मुंह पर पटक मारी, और इस वक्त इसने वाकई तोप के गोले से वो अहम काम किया था। मेरा हाथ गन तक पहुंचा ही था कि हम्मान ने अचानक खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। ना जाने क्यों इसने कमरे में मजीद रुकने और अपनी हैरत अंगेज़ फुर्ती से मजीद कोई काम लेने की कोशिश नहीं की थी। शायद इसकी वजह यह रही कि बाहर की सूरत हाल इसके हक़ में नहीं थी, जिसका अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ। खिड़की ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो गया किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ इससे निकल गया। दूसरे ही लम्हे बाहर एक बार फिर किसी गन की तड़तड़ाहट उभरी और मैं समझा शायद इसका काम तमाम हो गया। कुछ देर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही, फिर से कुछ आ गया। मेरा हाथ हम्मान की छोड़ी हुई गन पर था, लेकिन मैं अपनी जगह साकत होकर रह गया। खिड़की और दरवाजे से कई आवारा गोलियां अंदर आईं और इधर उधर दीवारों में पेवस्त हो गईं। कुछ गोलियां बाहर की तरफ से भी चौबी दीवारों से टकराई थी, जिनकी वजह से कई बार दीवारें हिलती हुई महसूस हुईं, लेकिन ये दीवारें यकीनन काफ़ी मोटी थीं, इसलिए गोलियां इनके पार नहीं हुई थी। लेकिन खिड़की और दरवाज़ा खुले होने की वजह से फ़िलहाल खड़े होने का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। कैथरीन और चार्ल्स भी ज़मीन पर चिपक कर रह गए थे। कमरे में अब एक की बजाय दो सरबरीदा लाशें पड़ी थी। हम्मान के साथी का खून तो चौबी फर्श पर काफ़ी दूर तक फैल गया था। मैंने जब हम्मान पर तलवार से वार किया था और हम्मान की बजाय इसके साथी का सर कलम हो गया था, तो इस वक्त तलवार दरवाजे में गहरी खड़ी कर रह गई थी। मैंने इसे वहीं छोड़ दिया था। मुझे इसको निकालने की मोहलत ही नहीं मिली थी। वो अब भी दरवाजे में ही फंसी धीरे धीरे थरथरा रही थी। कई लम्हे के सकूत के बाद कैथरीन घुटे घुटे से लहजे में बोली, क्या अब हम ज़िंदगी भर यूं ही कछुओं की तरह ज़मीन से चिमटे लेटे रहेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? हम जान बच जाने की खुशी में डांस करते हुए बाहर निकल जाना चाहिए? मैंने मुलायमत से पूछा। इसने खौफनाक सी नज़रों से मुझे घूरा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा और लिबास जगह जगह से मिट्टी में लथड़ा हुआ था।
हालत मेरी भी इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन इसे देख कर न जाने क्यों मुझे हंसी आ गई। तुम इन हालात में भी हंस सकते हो, वो गर्राई। तुम भी हमान और स्यूबिक से कुछ कम नहीं हो। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे इन किराए के कातलों से क्यों मिला रही हो? मैंने गोया बुरा मनाते हुए कहा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हालत देखकर हंस रहा हूँ। पूरी मलंग लग रही हो, बल्कि मलंगनी कहना चाहिए, सफ़ेद फाम मलंगनी। ये मलंगनी क्या बहुत बुरा आदमी होता है? इसने पेशानी पर बल डालते हुए पूछा। होता नहीं, होती है। यूँ समझ लो जिस तरह तुम्हारे यहाँ हैप्पी हुआ करते थे, इससे कुछ कुछ मिलती जुलती चीज़ें हमारे यहाँ मलंग और मलंगनी कहलाती हैं। मैंने हमान की छोड़ी हुई गन अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। वो ओजी थी। इससे पहले भी जब हमान इस मकाम से फ़रार हुआ था जहाँ लेडी डायना की कार को धमाके से तबाह करने की मनसूबाबंदी की गई थी, तो हमें एक इमारत में हमान की छोड़ी हुई ऐसी ही एक और इसराइली गन ओजी मिली थी। ऐसा लगता था कि ये इसकी पसंदीदा गन थी। मैं दीवार की तरफ खिसकने लगा ताकि ज़रा महफूज गोशे में जाकर खड़ा हो सकूं, लेकिन दूसरे हिले में मुझे रुक जाना पड़ा। मेगाफोन पर कोई आवाज़ उभरी थी। कोई अंग्रेज़ी में कह रहा था, मिस्टर चार्ल्स, अगर आप बखैरियत से हैं तो कैबिन से बाहर आ जाएं, या हमें आवाज़ बुलंद बताएं कि आप किस हाल में हैं। हम कैबिन को घेरे में लिए हुए हैं। चार्ल्स की आंखों में फातिहाना से चमक आ गई। वो अपनी तमाम दरमांदगी और बदहाली को भूलकर उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ देख कर बाचे खिलाते हुए बोला। ये मेजर विल्सन की आवाज़ थी। अंदाज़ कुछ ऐसा ही था जैसे मेजर विल्सन मेरा कोई बहुत पुराना शनासा था जिसे मैं भूला बैठा था, और चार्ल्स मुझे इसकी याद दिला रहा था। ये मेजर विल्सन कौन है? मैंने दरियाफ्त किया। MI5 का एजेंट है। इसने अपने कपड़ों से गिर झाड़ते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। MI5? मैंने हैरत से दोहराया। ये क्या बला है? बरतानिया के खुफिया एजेंसी। इसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया। वो कुछ इस तरह बाहर निकला जैसे खूब तैयार होकर, बेदाग व बेशकन लिबास तेबतन करके किसी तकरीब में शिरकत करने जा रहा हो। अभी इसने दरवाजे से बाहर कदम ही रखा था कि किस तरफ से गोली चली और वो पट से वापस कमरे में आ गिरा, और वह चित गिरा था और वहीं साकित हो गया। मेरे दिल को शदीद धचका लगा। बाबा, कैथरीन चीखी और मज़ीद किसी फायरिंग वगैरह की परवाह किए इस पर जा गिरी और इसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। मैं घुटनों के बल इसकी तरफ बढ़ा और दूसरे ही लम्हे में गहरी सांस लेकर रह गया। चार्ल्स नहायत तेज़ी से पलके झपक रहा था। मैंने इसका सरतापा जायज़ा लिया। कहीं कोई ज़ख्म या खून वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कैथरीन सही तौर पर इसकी तरफ देखे बगैर इसके सीने पर सर रगड़े जा रही थी। मैंने इसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, आज़ारी की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पापा सही सलामत है। इसने चौंक कर सीधा होते हुए आंखें पोंछ कर बाप की तरफ देखा। बदस्तूर आंखें पटपटा रहा था। कैथरीन रोना धोना भूल कर इसका कंधा हिलाते हुए बोली, क्या हुआ पापा, आप ठीक तो है ना? मेरी नाक मौजूद है ना? चार्ल्स करा कर बोला। हाँ मौजूद है। क्यों? कैथरीन आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी नाक का जायजा लेते हुए बोली। चार्ल्स ने खुद भी अपनी नाक पर हाथ फेर कर गोया इसकी मौजूदगी की तस्दीक की और तभी सांस लेकर उठ बैठा। इसके कमरे में गिरते ही बाहर दोबारा फायरिंग शुरू हो गई, और जो अभी जारी थी। चार्ल्स माजरत खाना से लहजे में बोला, मेरा ख्याल है गोली मेरी नाक को छूती ही गुजरी थी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे चेहरे पर लगी थे। ओहो मेरे खुदाया पापा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कैथरीन कदरे बिगड़ कर बोली। इसके रुखसारों पर लगी हुई मिट्टी के दरमियान आंसुओं की लकीरें नजर आ रही थी। चार्ल्स इत्मीनान से बोला, जान निकलने की तो कोई बात नहीं। मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम मेरे लिए रो भी सकती हो। ये बात आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते थे। मुझे इतना बड़ा झटका देने की क्या ज़रूरत थी? कैथरीन खफगी से बोली। मैं तुम्हें कोई झटका वगैरह हरगिज़ नहीं दे रहा था। चार्ल्स करा कर बोला। झटका तो मुझे खुद लगा था। मुझे वाकई यूँ लगा था जैसे गोली मेरे चेहरे में पेवस्त हो गई है। मैंने बाकायदा इसकी तकलीफ़ महसूस की थी। एक बार फिर मेगाफोन पर वही आवाज़ उभरी। मिस्टर चार्ल्स, कैबिन के करीब एक शख्स छुपा हुआ था। वो भी मारा जा चुका है। आप कैबिन से बाहर आ जाएं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके अंदर क्या सूरत हाल है। चार्ल्स ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और सर सहलाता हुआ यूँ उठकर बाहर चल दिया जैसे कोई ज़बरदस्ती इसे कुएं में धक्का देने के लिए खींच लिया जा रहा हो। दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए चार्ल्स एकदम से अचानक खड़ा हो गया, और इस बार किसी गोली ने इसका इस्तकबाल नहीं किया। एक लम्हे के सकूत के बाद मेगाफोन पर वही आवाज़ उभरी, बाकी लोग भी बराह करम कैबिन से बाहर आ जाएं। मैं ओजी वहीं दीवार के साथ खड़ी कर दी कि कहीं मेरे हाथ में गन देखकर किसी को गलत फहमी ना हो जाए। मालूम नहीं वो लोग मुझे पहचानते भी थे या नहीं। मैं और कैथरीन भी मोहतात अंदाज में कैबिन से बाहर आ गए। कैबिन सतह ज़मीन से 3-4 फुट की बुलंदी पर था। 3-4 सीढ़ियाँ मुख्तसर से प्लेटफार्म के आगे मौजूद। दाएं हाथ पर एक कुआं नज़र आ रहा था जिस पर पानी खींचने के लिए चरखी भी मौजूद थी। सिर्फ इस कैबिन के इर्द गिर्द कुछ दूर तक ज़मीन साफ़ थी। इससे आगे चारों तरफ घना जंगल था। खुली जगह में मुझे कहीं कोई लाश पड़ी नज़र ना आई। जंगल इतना घना था कि कुछ दूर से किसी की नकलो हरकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। जराइम पेशा अफराद के लिए वाकई ये बड़ी उम्दा पनागाह थी। कुछ देर बाद जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ लोग बरामद हुए। कुछ लोग कैबिन के अकब से भी आए थे। इनमें से सिर्फ 3 सफ़ेद फार्म थे, बाकी तुर्क ही मालूम होते थे, क्योंकि इनकी रंगत भी सफ़ेद फार्मों से कुछ कम सुर्ख और सफ़ेद नहीं थी। वो मुख्तलिफ किस्म की ख़तरनाक ऑटोमेटिक गन्नें उठाए हुए थे। एक के कंधे पर सब मशीन गन भी थी। मेरे लिए ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि वो ख़ास तरबियत याफ्ता लोग थे और इन्होंने कमांडो एक्शन के ज़रिए हमान के साथियों को हलाक किया था। हमान के साथी खुद भी यकीनन कमांडो ही थे, लेकिन वो शायद इस खुशफहमी में मारे गए थे कि कोई इन्हें यहाँ आकर नहीं घेर सकता था।
चारों तरफ से जंगल से बरामद होने वाले लोग हमारे करीब आ गए। मजबूत जिस्म का एक और दराज कद उधेड़ उम्र सफ़ेद फाम शख्स इनका कायद मालूम होता था। इसकी कमर से एक मेगाफोन भी बंधा हुआ था। कुछ देर पहले हमने यकीनन इसकी आवाज़ सुनी थी। करीब आने पर इसकी तस्दीक भी हो गई। चार्ल्स ने सिर्फ इससे मेरा मुख्तसर तारुफ कराया। ये मेजर विल्सन है। इसके अलावा इसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। खुदा का शुक्र है हम आपको ज़िंदा इन लोगों से हम आपको ज़िंदा इन लोगों की गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब हो गए। मेजर विल्सन मसरूर लहजे में बोला। इसके बालों में 2-3 पत्ते अटके नज़र आ रहे थे। इसमें तुम्हारा कुछ ऐसा कमाल नहीं है, चार्ल्स बोला। वो तो शुक्र है किसी तरह कैथरीन का एक हाथ रस्सियों से आज़ाद हो गया और इसकी वजह से हम तीनों के हाथ पांव खुल गए, वरना तुम्हें कैबिन में हम तीनों की लाश पड़ी मिलती। फिर चार्ल्स ने मुख्तसरन ने बताया कि हम पर क्या गुजरी थी। आखिर में वो बोला, बहरहाल पांसा तुम्हारे आने से ही पलटा, वरना हमारा ना जाने क्या हश्र होता। हमें तैयारी के लिए बहुत कम वक्त मिला, फिर भी मेरा ख्याल है हमारी कारकर्दगी मुनासिब रही, मेजर विल्सन ने कहा। फिर वो अपने तुर्क साथियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, टर्किश आर्मी के इन कमांडोज ने बड़े अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया। दर हकीकत यही लोग इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इनके ताउन के बगैर ये ऑपरेशन इतने कम वक्त में इतनी कामयाबी से तकमील तक नहीं पहुंचा जा सकता था। काबिल-ए-दाद बात यह है कि हमारे किसी आदमी को एक गोली भी नहीं लगी। मज़ीद कुछ देर तक वो वहीं खड़े एक दूसरे की तारीफ़ करते रहे। मैं और कैथरीन इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे। बिलाखिर चार्ल्स ने इधर उधर देखते हुए वह सवाल कर ही डाला जो कुछ देर से मेरी ज़ुबान पर मचल रहा था, कहीं कोई लाश नज़र नहीं आ रही? लाशें जंगल में हैं और हमें अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ बिखरी हुई हैं। मेजर विल्सन बोला, हम अभी इनका जायज़ा लेते। हम इनकी रहनुमाई में जंगल में बहुत दूर तक फिरे। हमें मुख्तलिफ मकानात पर कुल 5 लाशें मिली। इनमें 2 अफराद भी थे जो हमें सफ़ीर के घर से लेकर आए थे। कुल 3 अफराद कबायली लिबास में थे जो इन्होंने यकीनन शोबे के साथियों के जिस्म से उतारे थे। बाकी 2 अफराद जीन जैकेटों में थे। एक कैबिन में मेरे हाथों तलवार से मारा गया था। हमान का एक साथी तो अजीब ही अंदाज में दरख्त में उल्टा लटका हुआ था। इसके पाँव शाखों में कहीं फंस गए थे। इसकी गन अभी तक इसके हाथों में ही फंसी हुई थी। पहली नज़र में तो यही मालूम होता था जैसे वह शख्स उल्टा लटक कर किसी का निशाना ले रहा था, लेकिन इसके सर के ऐन नीचे दायरे में फैला हुआ बहुत सा खून कुछ और कहानी सुना रहा था। खून अभी तक इसके बालों से कतरा कतरा टपक रहा था। यह खासा इबरत अंगेज समंदर था। ये तो अभी सिर्फ हमान के साथियों की लाशें थी। इनके लोगों ने श्यूबेक के कम अज़ कम 3 साथियों को ठिकाने लगा दिया था। इसका मतलब था जंगल में कहीं और इनकी लाशें भी मौजूद थीं। किराए के इन कातलों श्यूबेक और हमान ने ख्वामखा ही इतने लोगों को मुसीबत में डाला था और इतनी खूनरेज़ी कराई थी। इन्होंने अपने साथियों को ही नहीं, खुद को भी हलाकत में डाला था। लाशों को किसी ने छेड़ा नहीं। जब वो लोग अपना दौर मुकम्मल कर चुके तो मैंने कहा, इनमें हमान की लाश नहीं है। टर्किश आर्मी का एक कमांडो अखड़ी अखड़ी सी अंग्रेज़ी में बोला, मुझे कुछ शुबा तो है कि एक शख्स फ़रार होने में कामयाब हुआ। मुझे मालूम नहीं वो कौन था। वो मेरे टारगेट पर था, लेकिन इसकी खुशकिस्मती के ऐन वक्त पर मेरी गन का क्लिप खाली हो गया। मुझे कंधे से दूसरी लोडर गन उतार कर सीधी करने में मुश्किल से 2-3 सेकंड लगे होंगे, लेकिन इस दौरान वो गायब हो चुका था। ताहम वो चूँकि जंगल में ही अंदर की तरफ भागा था और खाली हाथ था, इसलिए मेरा ख्याल था कि हमारे किसी न किसी दूसरे साथी के हाथों मारा ज़रूर जाएगा। मेरे दिल में न जाने क्यों इस इंकशाफ से खलिश सी बैठ गई कि हमान जान बचा कर निकल जाने में कामयाब हो गया था, लेकिन चार्ल्स के इस बात की वो ख़ास परवाह नहीं थी। वो इस पर बहुत खुश था कि हम तीनों की जान बच गई थी। हमान के तमाम साथी मारे गए थे और इसे न जाने कैसे कैसे अज़ाइम का इजहार करते करते अचानक दम दबा कर भागना पड़ा था। मेजर विल्सन बोला, अगर इनसे हमान भागने में कामयाब हो चुका तो हमें अब भी होशियार रहना चाहिए। बेपरवाही से इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। वो जो करना सा होकर इधर उधर देखने लगा। अपने साथियों की निस्बत वो बहुत मोहतात आदमी मालूम होता था। चार्ल्स बोला, अब तुम होशियार रहो या गाफिल, लेकिन हमें वापस भिजवाने का बंदोबस्त कर दो। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं अभी मेजर अफ्तान के साथ यहीं मौजूद रहूँगा। इसने टर्किश आर्मी के कमांडोज में से एक शख्स की तरफ इशारा किया जो सूरज से ही नहायत जंगजू मालूम होता था। फिर इसने बताया, बाकी लोग वापस चले गए। हम इन लाशों के बारे में कुछ तफ्तीश करेंगे, अच्छी तरह इनका मुआयना करेंगे। हमान अगर ज़िंदा बच गया तो ये कोई अच्छी खबर नहीं। इसका ताक़ुब जारी रहना चाहिए। अब लेडी डायना का मज़ीद 3 दिन यहाँ क़याम रहेगा। वो इस दौरान कोई और कोशिश न कर डाले। इसके पास वसाइल और साथी मौजूद हैं और हमारी मालूमात इसके बारे में काफ़ी है। इसने अपने एक सफ़ेद फार्म साथी को हमारे बारे में हदायत दी थी और हम इसकी रहनुमाई में एक तरफ रवाना हो गए थे। बेशतर अफराद हमारे साथ ही चल दिए थे। सफ़ेद फार्म शख्स दर हकीकत एक तुर्क कमांडोर्स की मदद से ही हमारी रहनुमाई कर रहा था। हमें एक जंगल में काफ़ी फासला तय करना पड़ा। जो हम चलते गए दरख्तों का सिलसिला छदरा होता गया, वरना चाल से हम चले जाते। वहाँ तो सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुँच सकती थी। तुर्क कमांडोर्स जाने किन निशानियों के सहारे आगे बढ़ रहा था। फासले खासी तवील सफ़र के बाद बिलाखिर हमने जंगल के इस हिस्से में आ पहुँचे जहाँ दरख्त इतने छदरे थे कि इनके दरमियान छोटी मोटी गाड़ियाँ लहराती हुई गुजर सकती थी। यहाँ वो बंदिशें भी थी
यहाँ पर दो बंद जीपें दरख्तों के दरमियान आड़ी तिरछी खड़ी थी। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, ऐसे ही किसी जगह पर वो पिकअप खड़ी थी जिसमें वो लोग हमें लेकर आए थे। सफ़ेद फार्म कमांडो बेपरवाही से बोला, वो जगह देखी जा चुकी है, पिकअप कब्जे में ली जा चुकी है, हमारे दो साथी वहाँ भी तैनात थे। जंगल में हमें और भी कई काम की चीज़ें मिली हैं, बहुत सा काम पुलिस को करना होगा। हम तीनों जिस जीप में बैठे इसकी ड्राइविंग सीट एक ट्रक ने संभाली, जबकि दूसरी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए एक सफ़ेद फार्म बैठा और हम तेज़ रफ्तारी से रवाना हो गए। हाईवे पर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। रास्ते में चार्ल्स मेरी तरफ झुकते हुए बोला, स्यूबिक का मरना हमारे हक़ में बहुत बुरा साबित होगा। इसके चेहरे पर तफक्कुरात के साए थे। इसका अंदाज़ा तो मुझे भी था, लेकिन मैंने वजाहत की खातिर पूछा, वो क्यों? वो उल्लू का पट्टा अपने कबीले के 2-3 बुजुर्गों को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर कैथरीन का रिश्ता लेने आया था। इसका मतलब है इसके कबीले के ख़ास लोगों को इल्म होगा कोई यहाँ क्या वो कहाँ जा रहा था। अब अगर इसकी मौत की खबर सामने आती तो इसके कबीले वाले फ़ौरन यही नतीजा अख़ज़ करेंगे कि इसे हमने मरवाया है। अगर इसकी लाश गायब कर दी गई तब भी वो यही नतीजा अख़ज़ करेंगे। वो मुतफ़क्किराना से अंदाज में खामोश हो गया। तो फिर? कैथरीन ने बाप की तरफ झुकते हुए पूछा। वो एक हंगामा बर्पा कर देंगे, मोटे दिमाग के लोग हैं, कोई बात नहीं कि वो हमारे सफ़ीर की रिहाइश या हमारे सफारत खाने पर धावा बोल दें। छोटी मोटी जंग की सी कैफियत पैदा हो जाए, अगर तुर्क हुकूमत ने सख्ती और चंद आदमी की मारे गए तो शोर बर्पा हो जाएगा कि बड़ा जुल्म हो रहा है। हमारे ही मगरबी मुल्कों के अखबारी और टीवी रिपोर्टर्स कैमरे उठा कर भागे चले आएंगे और दुनिया को बताएंगे किस तरह मासूम और बेगुनाह कबाइलों को कुचला जा रहा है। मुझे सूरत हाल को बहुत ही पेचीदा दिखाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे? जो मैंने पूछा। मेरे ख्याल में इसके अंदेशे बेबुनियाद नहीं थे। मैं आज रात अपने सफ़ीर मेजर विल्सन और तुर्क हुकाम के साथ एक मीटिंग रखूँगा और इसमें हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। चार्ल्स सोचते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम दोनों को इससे पहले पस मंज़र में चला जाना चाहिए था। इसने मेरी और कैथरीन की तरफ देखा। यहाँ सिर्फ मैं मौजूद रहूँगा, ज़रूरी नज़र आया तो मैं भी खिसक जाऊँगा। अफजल, तुम तो मेरे ख्याल पाकिस्तान ही वापस चले जाओ और कैथरीन तुम अपने पहले प्रोग्राम के मुताबिक यूरोप रवाना हो जाओ। मैं तो खुद फौरी तौर पर पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तो खामख्वाही यहाँ अजीब व गरीब हालात में उलझता जा रहा हूँ। कैथरीन बाप से मुखातिब हुई, पहले तो मेरे मकासद कुछ और थे, अब मेरी तरजीहात बदल चुकी हैं और आप भी साथ नहीं होंगे। क्यों ना मैं अभी इफ़ी के साथ पाकिस्तान चले जाऊँ? वो मुझसे पूछने की बजाय अपने बाप से पूछ रही थी। गोया सिर्फ वही इसे मेरे साथ जाने या न जाने की इजाज़त दे सकता था। इसमें मेरी अपनी मर्ज़ी की कोई अहमियत नहीं थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ पाकिस्तान जाए, इससे मेरे लिए बहुत सी दुश्वारियाँ पैदा हो सकती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर चार्ल्स से इसने पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी तो मैं मना कर दूँगा। इस वक्त मैंने खुदा का शुक्र अदा किया जब चार्ल्स ने एक लम्हा सोचने के बाद कह दिया, नहीं नहीं, तुम्हारा पाकिस्तान जाना ठीक नहीं है। तुम्हें अगर अपने मज़ीद कुछ काम निपटाने हैं तो फ्रांस या इटली की तरफ निकल जाओ, वरना वापस लंदन ही चली जाओ और अपने बाप के घर की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दो, जो तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल ही उजड़ कर रह गया है। कैथरीन का मुंह लटक गया, लेकिन वो गोया खुद पर जबर करते हुए बोली, आप कहते हैं तो चली जाती हूँ। मुझे इस वक्त ज़रा आपकी फरमाबरदार और सादतमंद बेटी बनने का शौक़ चढ़ा हुआ है, इसलिए आपकी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं ज़रूर पाकिस्तान जाती। बहरहाल मैं कभी ना कभी जाऊँगी, ज़रूर जाना, लेकिन किसी माकूल वजह के तहत जाना। ज़िंदगी को यूँ ही बेमकसद इधर उधर घूम फिर कर ज़ाया मत करो। चार्ल्स इस अंदाज में बोला। मेरा इस वक्त इत्मीनान की गहरी सांस लेने को जी चाह रहा था, लेकिन मैं कैथरीन को एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि फ़िलहाल इससे जान छूटने पर मुझे खुशी हुई थी। किसी की इस हद तक भी दिलचस्पी अच्छी नहीं थी। मैं आज से रमज़ान को कराची फ़ोन करना चाहता था। इसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मैं कराची रवाना हो जाऊंगा। आप मेरी जल्द अज जल्द इससे बात करा दें। मैंने चार्ल्स से दरख्वास्त की। ये तो कोई मसला नहीं, चार्ल्स धीमे लहजे में बोला। घर पहुंचकर मैं सफ़ीर के खुसूसी टेलीफोन पर अभी तुम्हारी सेठ रमज़ान से बात करवा देता हूँ। कुछ देर बाद जीप ने हमें बरतानवी सफ़ीर के बंगले के सामने उतार दिया था। चार्ल्स ने एक टर्किश ऑफिसर से कुछ देर ज़रा अलग खड़े होकर बातें की। शायद वो आइंदा का कोई प्रोग्राम तय कर रहे थे। फिर दोनों गाड़ियाँ वापस रवाना हो गई और हम अंदर आ गए। चार्ल्स बोला, तुम शावर लेकर लिबास तब्दील कर लो और कुछ ऐसे इंसानी हुलिये में आ जाओ। मैं अभी तब तक अपनी हालत दुरुस्त करके कुछ ज़रूरी टेलीफोन करता हूँ, फिर सेठ रमज़ान से तुम्हारी बात कराता हूँ। मैंने इसके मशवरे पर अमल किया, लेकिन सेठ रमज़ान से बात होने की नौबत रात के खाने की काफ़ी देर बाद ही आ सकी, क्योंकि इस दौरान सफ़ीर साहब भी घर आ गए थे और चार्ल्स इसके साथ स्टडी में बंद होकर बहुत देर तक कुछ बातचीत करता रहा। इस दौरान घर के टेलीफोन भी काफ़ी मसरूफ़ रहे। फिर सफ़ीर दोबारा कहीं रवाना हो गया। घर में कुछ खिचड़ी सी पक रही थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लोग स्यूबिक के कबीले के रद्द-ए-अमल के सिलसिले में ख़ासे परेशान थे। आखिरकार चार्ल्स ने मुझे स्टडी में बुलावा भेजा। वहाँ 3 रंग के टेलीफोन रखे थे, सुर्ख, सब्ज़ और नीला। चार्ल्स ने सब्ज़ फ़ोन पर बराह रास्त सेठ रमज़ान का नंबर मिलाया और रिसीवर मुझे थमा दिया। इसने खुद सेठ रमज़ान से बात करने की कोशिश नहीं की। कौन है भाई? दूसरी तरफ से सेठ रमज़ान कदरे बेजारी से पूछ रहा था। इसके लहजे में खफीफ सी ये बेजारी अक्सर ही पाई जाती थी और ये मसनूई होती थी। मैं हूँ अफजल। मैंने आहिस्ते से कहा, अफजल तुम कहाँ हो यार? इसने फ़ौरन तेज़ी से पूछा। इसके लहजे से बेजारी यकदम गायब हो गई और मैंने चश्मे तसव्वुर से देखा वो गोया चौकन्ना होकर बैठ के रहा था। मैं वहीं हूँ जहाँ तुमने भेजा था। मैंने आप भर कर कहा।
तुम अपना नंबर मुझे दो, कुछ देर तक मैं खुद तुम्हें फ़ोन करता हूँ। मैं इस नंबर पर बात नहीं कर सकता। सेठ रमज़ान कदरे मुस्तरबाना आवाज़ में बोला। मैंने नंबर तलाश करने की कोशिश की लेकिन टेलीफोन सेट पर कोई नंबर नहीं लिखा था। मैंने चार्ल्स से नंबर पूछा और ये भी पूछ लिया कि सेठ रमज़ान को यह नंबर देना मुनासिब था या नहीं। इसने सर के इशारे से इजाज़त दे दी और नंबर बता दिया। नंबर लेते ही सेठ रमज़ान ने फ़ोन बंद कर दिया और हमें वहीं बैठकर इसका कॉल का इंतज़ार करने लगे। सेठ रमज़ान को इस नंबर पर कॉल मिलवाने में कुछ देर लगी। इस दौरान चार्ल्स बोला, इसे गुमान भी नहीं होगा कि इस वक्त मैं भी तुम्हारे पास मौजूद हूँ। वैसे इसका इतना मोहतात होना मेरी समझ में नहीं। मुझे नहीं मालूम कि चार्ल्स को सेठ रमज़ान के मादी और हाल के चक्करों की इस हद तक इल्म था। मैंने गोलमोल सी बात की, वो मेरी ही वजह से इतनी एहतियात कर रहा है। आखिर फ़ोन की घंटी बजी, रिसीवर मैंने ही उठाया। दूसरी तरफ सेठ रमज़ान ही था। वो पहले की निस्बत ज़रा पुरसुकून लहजे में बोला, अपने पुराने नंबरों के बारे में मुझे इत्मीनान नहीं है। मुझे सही तौर पर मालूम तो नहीं है कि टेलीफोन टेप होते हैं या नहीं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में मेरे कई राज लीक आउट हुए हैं और तुम्हारा मामला तो बहुत ही नाजुक मालूम होता है, इसलिए मैं ज़्यादा एहतियात कर रहा हूँ। ये नंबर महफूज है क्या? मैंने पूछा। हाँ, ये नंबर नोट कर लो और आइंदा जब भी बात करनी हो सिर्फ इस नंबर पर करना। ये एक अजीब व गरीब नंबर है। मैं तुम्हें इस पर फौरी तौर पर नहीं मिलूँगा। इस पर पैगाम छोड़कर 5-10 मिनट बाद तुम्हें दोबारा फ़ोन करना होगा। इससे नंबर बताया, फिर बेताबी से बोला, अच्छा ये ज़रूरी बकवास तो हो गई। तुम अपना हाल हवाल सुनाओ, खैरियत से पहुँच गए और अब कहाँ हो, किस हाल में हो? मेरी दास्तान गरीब हमज़ा काफ़ी लंबी है, इसका खुलासा भी फ़ोन पर सुनाना मुश्किल है। फ़िलहाल मैंने सिर्फ ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने एक काम तुम्हारे सुपुर्द किया था, तो मेरे कुछ साथियों से रब्ता कायम करने की कोशिश करना थी। ये बताओ इसमें कुछ कामयाबी हुई या नहीं? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हारे एक साथी से रब्ता हुआ है। वो कुछ हिचकिचाहट अमेज़ लहजे में बोला, इसका नाम सुलेमान है, वो लाहौर से आया हुआ है और तुम्हारी तलाश में है। मैं तो इसे नहीं पहचानता था, मेरा मतलब है इसकी असल शक्ल भी मैं नहीं पहचानता था, लेकिन इसने मुझे पहचान लिया। इत्तेफाकन ही मुलाकात हुई थी। वो किसी फिल्मी कैरेक्टर की तरह हुलिये बदलते हुए तुम्हारे ही होटल में बैठा हुआ था और ऐसे जासूसी स्टाइल से बड़े खुफिया तरीके से मुझसे मिला कि मेरी रूह फना हो गई थी। मैं समझा था 007 मुझे KGB का एजेंट समझ कर अगवा करने आ गया है। इसलिए मुझे सिर्फ एक कमी थी जिसकी वजह से वो 007 मालूम नहीं हो रहा था। वो कुछ कहते कहते रुक गया। फजूल बातें कम करो और काम की बात करो, मैंने बेताबी से कहा। मकसद ये कि तुम्हारा इससे रब्ता हो गया? हाँ, तुमने जो फ़ोन नंबर दिए थे और रब्ते के जो तरीके बताए थे, इनमें से कोई काम नहीं आ सका। बस सुलेमान से इत्तेफाकन रब्ता हो। मैं कभी पाकिस्तान ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हें खुशामदीद कहूँगा, मैंने कहा और वो वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ गई। मैं और चार्ल्स गाड़ी में बैठ गए। बात क्या है? मैंने पूछा। इसने कहा कि अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, लेकिन मुकम्मल एहतियात अब भी ज़रूरी है। यहाँ अब बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और तुम्हारी ज़रूरत महसूस की जा रही है। इससे ज़्यादा इसने मुझे नहीं बताया। इसने एक फ़ोन नंबर दिया जिस पर इसके लिए सिर्फ पैगाम छोड़ा जा सकता था या फिर मेरे तवज्जुह से इससे रब्ता काम किया जा सकता था। मुझे वो खुद ही दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करता रहता था। गोया मैं वापस आ सकता हूँ? मैंने तस्दीक चाहिए। हाँ, लेकिन मुकम्मल एहतियात के साथ। इसने दोबारा ताकीद की। ठीक है, बस मुझे यही मालूम करना था। मैं जल्द ही तुम्हें अपनी आमद के बारे में इत्तला दूंगा। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी बात तुम्हारे ही इस देरीना दोस्त से गिरदाता हूँ जिसकी हमदर्दी में तुमने मुझे इस तरफ धक्का दिया था। ये कहकर मैंने रिसीवर चार्ल्स को थमा दिया। वो बहुत देर तक पुरजोश अंदाज में सेठ रमज़ान से बातें करता रहा, मेरी खूब तारीफ़ें भी करता रहा। ताहम यहाँ हम लोग जिन हालात से गुजरे थे इसका इसने कोई जिक्र नहीं किया था। कुछ देर की गपशप के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं इस वक्त सोचा में उलझा हुआ था। हालात की तस्वीर वाज़िया नहीं थी, लेकिन वो सिग्नल बहरहाल मिल गया था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं फ़ैसला करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। चार्ल्स कुछ देर बाछे फैलाने मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, अब तुम वापस जाना चाहोगे? बेशक, मैंने जवाब दिया। मैं आज शाम ही इस सिलसिले में गौर कर रहा था कि अगर तुम्हें चल जाने की ज़रूरत पेश आ गई तो क्या तरीका इख्तियार किया जाए। 2-3 तरीके मेरे जहन में हैं। सफ़ीर और मकामी हुकाम से मेरी बातचीत में ये तय पाया है कि हम सब ही फौरी तौर पर यहाँ से खिसक जाएँ। तुम्हें भेजने का एक तरीका जिस पर फौरी तौर पर अमल हो सकता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो इस पर अमल कर लें। मुझे तो अगर अब इस वक्त बोरी में बंद करके पार्सल के तौर पर भी भेज दें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने कहा, अभी ऐसा भी बुरा वक्त नहीं आया। चार्ल्स बोला, हम तुम्हें अच्छी खासी इज़्ज़त आबरू से भेजेंगे। 3-4 हुसैन चल और आज़ाद ख्याल लड़कियां तुम्हारी हम सफ़र होंगी। जहाज़ में फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करोगे। इतना लालच ना दें कि रात गुजारने भी मुश्किल हो जाए मिस्टर चार्ल्स। मैंने कराह कर कहा, मसनूई इश्तियाक मत दिखाओ और तवज्जो से मेरी बात सुनो। चार्ल्स बोला, कल सपहर तुर्की का एक सकाफ़ती ताइफ़ा पाकिस्तान रवाना हो रहा है। इसमें किसी गुलकारा या रकास के पासपोर्ट पर तुम्हारी तस्वीर लगाकर भेज देते हैं। इन्हें सरकारी तौर पर रिसीव किया जाएगा। इनकी कोई ख़ास चेकिंग नहीं होगी। इनमें शामिल होकर तुम यहाँ से निकल जाओ, वहाँ पहुँच अलग हो जाना। लेकिन मुझे तो तुर्की नहीं आती और वहाँ जाकर क्या मुझे गुलकारी और रक़्स का मुज़ाहरा भी करना पड़ेगा? मैंने तशवीश से कहा, नहीं भाई, अभी इन फ़नून पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि तुम रक़्स करने या गाना गाने लग जाओ, वो भी तुर्की में।
चार्ल्स बोला, इस ताइफे के प्रोग्राम तो 2-3 दिन में शुरू होने हैं। इस दौरान तुमसे अलग हो जाओ। इस वक्त तक हम यहाँ से किसी न किसी तरह असल सिंगर या डांसर को भेज देंगे। वो तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारा मसला तो सिर्फ वहाँ पहुँचना है। रास्ते में ताइफे के दीगर लोग तो महसूस कर लेंगे कि मैं इनका साथी नहीं हूँ। वो कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? मैंने पूछा। नहीं, चार्ल्स ने जवाब दिया। इन्हें मालूम होगा कि इनके एक साथी की जगह कोई और इनके साथ सफ़र कर रहा है, लेकिन वो इस सिलसिले में किसी तशवीश में मुब्तला नहीं होंगे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी सिवाय इन परेशानियों के जो तुम खुद मोल लोगे। क्या मतलब? मैंने वजाहत चाही। मतलब यही कि अगर तुम ताइफे में शामिल किसी हसीन लड़की पर चारों हाथ पैरों से आशिक हो गए या इसने तुम पर दिलो जान से आशिक होने का फ़ैसला कर लिया तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। चार्ल्स ने जवाब दिया। मैं तो आजकल इश्क से इस तरह परहेज़ कर रहा हूँ जिस तरह नमूनिया का मरीज़ बर्फ़ के पानी से करता है। मैंने कहा, आजकल मेरे सितारे वैसे ही गर्दिश में हैं, या फिर शायद सितारे तो जहाँ थे वहीं हैं, लेकिन मैं गर्दिश में हूँ। मैंने इसे नहीं बता सकता था कि मेरे परहेज़ की वजह से इसकी अपनी बेटी कितनी झुंझलाहट का मुजाहरा कर चुकी थी। वैसे चार्ल्स के रवैये से मैंने महसूस किया कि वो चाहता था कि मैं कैथरीन से दोस्ती बढ़ाऊँ, लेकिन इस मामले में बहुत संजीदा रहूँ, और अगर मेरा कैथरीन के सिलसिले में संजीदा होने का इरादा ना हो तो फिर इससे दूर ही रहूँ। लड़कियों के मामले में शायद वो मुझे बहुत मतलून मिजाज और दिल फेंक समझता था। मैंने इसकी राय में तस्हीह करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए शायद मेरा नुक्ता नज़र समझना मुश्किल हो। वो एक बार फिर असल मौजू पर आते हुए बोला, तुम इस तरीके से जाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा ना कि मैं तो हर तरीके से जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मंजिल पर पहुँचना चाहिए। रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने जवाब दिया, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसने यकीन दिलाया। फिर जैसे इसे कुछ याद आ गया, अलबत्ता एक मसला है, जिस फ़्लाइट से ये ताइफा जा रहा है वो इस्लामाबाद उतरेगी। मैंने एक लम्हे सोचा, फिर कहा, कोई बात नहीं, आप मेरा प्रोग्राम फ़ाइनल कर दें, फिर मैं सेठ रमज़ान के ज़रिए कराची में अपने साथी सुलेमान को इस प्रोग्राम की इत्तला करा दूंगा। मुझे उम्मीद है वो खुद इस्लामाबाद पहुंचकर मुझसे रब्ता कर लेगा या इस्लामाबाद में किसी और साथी को इत्तला दे देगा। मेरा एक साथी भी मुझसे मिल लिया तो बाकी सबसे खुद ब खुद रब्ता हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी तमाम तफसीलात बता देता हूँ, चार्ल्स ने मुस्तैदी से कहा। इसने एक बार फिर फ़ोन संभाला और ना जाने कहाँ से नंबर डायल करना शुरू किए। इसने कई अफराद से बात की, किसी से तुर्की में और किसी से अंग्रेज़ी में। आखिर इसने फ़ोन का पीछा छोड़ा और मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, सब कुछ तय हो गया है। कल 1:30 बजे की फ़्लाइट है, 8 बजे इस्लामाबाद पहुँचेगी। फवादुल ख़ास नामी एक गुलकार है जिसकी जगह तुम सफ़र करोगे। ताइफा यहीं से अपने सकाफ़ती लिबास में रवाना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्रेस वाले भी इनके मुंतज़िर होंगे और तस्वीरें बनाएंगे। इसलिए फ़ैसला किया गया है कि ताइफा यहीं से अपने मुकम्मल सकाफ़ती लवाज़मात के साथ रवाना होगा। यानी मुझे भी इसी हुलिये में वहाँ पहुँचना होगा। मैंने पूछा, हाँ, ये तो और भी अच्छा है, तुम्हें गोया गया भी इमदाद मिल गई है। तुम्हारा हुलिया काफ़ी हद तक तब्दील हो जाएगा। तुम्हारे पहचाने जाने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। चार्ल्स बोला, कल 11 बजे तुम्हें कल्चरल सेंट्रल पहुंचा दूंगा और ताइफे के कायद से मिलवा दूंगा। वहाँ सब मौजूद होंगे, तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी और वहीं से एक गाड़ी तुम्हें लेकर एयरपोर्ट रवाना हो जाएगी। ठीक है, इस्लामाबाद में तुम्हारा इस्लामाबाद होटल में क़याम होगा। बिल्कुल ठीक, मैंने सर हिलाया। आप दोबारा सेठ रमज़ान से रब्ता करें और उससे ये सब कुछ बता दें, वो सलमान को मुत्तला कर देगा। मुझे उम्मीद है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जहाँ कहीं भी मेरे दोस्त मौजूद होंगे इन्हें खबर मिल जाएगी कि मैं वापस आ रहा हूँ। चार्ल्स ने इस बात में सर हिलाया और एक बार फिर मखसूस टेलीफोन सेठ रमज़ान से रब्ता किया। इसमें 10-15 मिनट लग गए। मैंने चार्ल्स की मदद से इसे तमाम प्रोग्राम समझाया। इसने वादा किया कि वह तमाम जुज़ियात के साथ ये पैगाम सलमान को पहुँचा देगा। ये तमाम इंतज़ामात हो जाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। मैं इन इंतज़ामात से मुतमईन था और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे चार्ल्स जैसे शख्स का साथ मैसर आ गया था, वरना मेरे लिए बड़ी दुश्वारियाँ पैदा हो सकती थी। इस रात मैं इसलिए भी ज़रा इत्मीनान से सो गया कि चार्ल्स ने मुझे बताया था कि टर्किश इंटेलिजेंस के कुछ आदमी खुफिया तौर पर सफ़ीर के मकान की निगरानी पर मामूर कर दिए गए थे और किसी भी गड़बड़ की सूरत में फ़ौरी तौर पर पुलिस या फ़ौज की मदद तलब कर सकते हैं। रात खैरियत से गुजर गई। सुबह मैं तो जल्दी बेदार हो गया, लेकिन चार्ल्स और कैथरीन के उठने और फिर नाश्ता वगैरह करने में काफ़ी देर लगी। 10:30 बजे चार्ल्स ने बताया कि गाड़ी मुझे कल्चरल सेंटर ले जाने के लिए तैयार थी। प्रोग्राम ये तय पाया था कि चार्ल्स मुझे कल्चरल सेंट्रल तक छोड़ने जाएगा और वहाँ ताइफे के सरबराह को सब कुछ ज़ाती तौर पर समझा कर वापस आएगा, जबकि इससे पहले फ़ोन पर भी अहकामात मिल चुके होंगे। वापस आकर वो कैथरीन को साथ लेकर होटल में मुंतकिल हो जाएगा, जहाँ वह इस वक्त तक ठहरेगा जब तक कैथरीन को किसी यूरोपीय मुल्क की तरफ रवाना न कर दे। इसे खुद इस वक्त तक तुर्की में रहना था जब तक लेडी डायना बखैर वाफियत अपना दौरा मुकम्मल करके लंदन वापस ना पहुँच जाती। इसके बाद इसे खुद भी लंदन पहुँच कर अपनी हुकूमत को कोई मुफस्सल रिपोर्ट पेश करना थी। सफ़ीर पहले इस घर से किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुका था। चार्ल्स ने मुझे बताया कि एहतियातन MI5 के एक एजेंट और टर्किश इंटेलिजेंस के कुछ लोगों को सियोबिक के कबीले पर नज़र रखने के लिए भी भेज दिया गया था, ताकि जब सियोबिक के कत्ल की खबर इन तक पहुँचे तो इनके रद्दअमल के बारे में वो फ़ौरन ही हुक्काम को मुतला कर सके। मैं सिर्फ एक ब्रीफ केस लेकर वहाँ से रवाना हुआ जिसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। कैथरीन मुझे रुखसत करने नीचे ड्राइवर तक आई। इसके चेहरे पर मैंने पहली बार हल्की सी अफसरदगी की झलक देखी।
इससे पहले मैंने इसके चेहरे पर हर रंग देखा था, लेकिन अफसरदगी नहीं देखी थी। गाड़ी के करीब रुकते हुए तवील सांस लेकर बोली, अच्छा अफजल डियर, खुदा हाफिज़। काश तुमसे कुछ और तरह के हालात में मुलाकात होती, जुदाई शायद फिर भी कुछ इस तरह के हालात में होती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ताहम मैं कभी पाकिस्तान ज़रूर आऊँगी, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहूँगा, मैंने कहा और वो वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ गई। मैं और चार्ल्स गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग सीट पर आम लिबास में ड्राइवर मौजूद था। गाड़ी कोई दूसरी थी, वो स्याह मर्सिडीज नहीं थी जिसमें हम ज़्यादातर सफ़र करते रहे थे। चलने में बाद गाड़ी सड़क पर फराटे भर रही थी। इस दौरान बहुत जल्दी खामोशी तारी रही। चार्ल्स गोया किसी सोच में डूबा हुआ था। फिर वो अचानक मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, मेरा ख्याल है मेरी बेटी तुम्हें पसंद करने लगी है। मैं कहना चाहता था तुम्हें बहुत देर में ख्याल आया। इसके बजाय मैंने कहा, ये उसका हुस्न नज़र है, वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस जैसी लड़की मुझे पसंद करे। मेरी कोशिश यही होती थी कि मेरी वजह से किसी की दिल शक्री ना हो, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। अच्छा हुआ कि चार्ल्स ने इस मौजू पर मज़ीद कुछ नहीं कहा। मेरी नज़र अकब नुमा आईने पर थी। फिर मैंने ज़रा गर्दन घुमा कर देखा, हमारे पीछे काफ़ी ट्रैफिक था, लेकिन मैंने चार्ल्स से कहा, एक सफ़ेद गाड़ी हमारा ताक़ुब कर रही है। वो अपने ख़यालात से चौंका और गोया महफूज होते हुए बोला, तुम अपने गिरदो पेश से खूब बाखबर रहने वाले आदमी हो। बहरहाल इस गाड़ी के बारे में तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। वो टर्किश इंटेलिजेंस के लोग हैं, हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ हैं। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। फिर मैंने इस गाड़ी की तरफ से तवज्जो हटा ली और चार्ल्स के साथ बातों में लग गया। कुछ देर बाद मैंने यूं ही अपनी एहतियात पसंदी से मजबूर होकर एक बार फिर पीछे देखा तो ट्रैफिक पुलिस की एक मोटरसाइकिल तेज़ी से पीछे आती दिखाई दी। इस सड़क पर ट्रैफिक कम ही था, वो 2-4 गाड़ियाँ हमारे पीछे थी। ताहम लगता यही था कि वो ट्रैफिक सार्जेंट हमारे ही पीछे आ रहा था। जब इसके और हमारे दरमियान कोई दूसरी गाड़ी हायल ना रही तो इसने होटर भी बजाया। तब हमारे ड्राइवर की समझ में आया कि वो हमारे पीछे आ रहा है। इसने रफ्तार कुछ कम कर ली, लेकिन वो ना करता तब भी सार्जेंट अपनी भारी भरकम ताकतवर मोटरसाइकिल पर हमारे करीब पहुंच चुका था। इसने गाड़ी सड़क से उतारने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी कच्चे में उतार ली और ट्रैफिक सार्जेंट ने किसी फिल्मी हीरो के से अंदाज में मोटरसाइकिल लहराकर गाड़ी के ऐन सामने ला रखी और फ़ौरन इसे स्टैंड पर लगाकर फुर्ती से उतारा। वो ज़्यादा जहीम नहीं था और वर्दी भी इसके जिस्म पर फिट नहीं थी, कुछ ढीली ढाली लग रही थी, लेकिन हरकत और सकनात से बाहर स्मार्ट लग रहा था। इसके सर पर हेलमेट भी था जिसे इसने उतारने की कोशिश नहीं की थी। इसका तारीक चश्मा इसके चेहरे की मुनासबत से कुछ बड़ा लग रहा था। हम इसकी आंखें देख तो नहीं सकते थे, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि शायद इन आंखों में खासी रौनक पाई जाती थी। कम अज़ कम इसकी चाल तो यही बता रही थी। ड्राइवर गाड़ी से नहीं उतरा था, ताम इसने एयर कंडीशन ऑन होने के बावजूद खिड़की का शीशा नीचे कर लिया था। ट्रैफिक सार्जेंट ने खिड़की पर झुकते हुए तुर्की में हत्तल इम्कान बारोब लहजे में कुछ कहा। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो इसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कह रहा था। इसका अंदाज़ बाज़ पाकिस्तानी ट्रैफिक सार्जेंटों का सा था। मैंने सोचा आखिर तुर्की हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, शायद कुछ रसीम बरादराना तौर पर इधर चले गए हों। हमारा ड्राइवर भी गालिबन कोई आम ड्राइवर नहीं था। इसने ट्रैफिक सार्जेंट के हुक्म पर अमल दरामद की बजाय झलाकर तेज़ी से तुर्की में कुछ कहा। इसने गालिबन यही जानना चाहा कि आखिर सार्जेंट क्या चाहता है। जवाबन सार्जेंट ने भी तेज़ी से कुछ कहा। इसने चूँकि अपने हेलमेट का स्ट्रेप भी नहीं खोला था और इसकी ठोड़ी पर प्लास्टिक की टोपी से चढ़ी हुई थी, इसलिए इसकी आवाज़ कुछ इस तरह निकल रही थी जैसे दांत भींच कर बोल रहा हो। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो ड्राइवर से कागजात तलब कर रहा था और ड्राइवर जानना चाह रहा था कि आखिर इसने ऐसी क्या गलती की थी जो सार्जेंट इसके ताक़ों में चला आया था। जवाब में सार्जेंट ने पहले से ज़्यादा सख्त और अहानत अमेज़ लहजे में कुछ कहा। शायद इसने किसी मामूली बात को फ़ौरन ही अना का मसला बना लिया था, जैसा कि इस किस्म की सूरत हाल में अमूमन होता है। मैंने देखा चार्ल्स के चेहरे पर सुर्खी नमदार हो चुकी थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सुर्खी बढ़ चुकी थी, क्योंकि इसकी रंगत वैसे भी सुर्खी थी। दरवाज़ा खोलकर उतर गया और बरहमी से बोला, क्या बात है, तुम क्यों हमारे ड्राइवर को परेशान कर रहे हो? हालांकि वो तुर्की समझता था और रवानी से बोल भी सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर अंग्रेज़ी में बात कर रहा था और अपने आप को मामले से लाइलम भी ज़ाहिर कर रहा था। इसका अंदाज़ एक बारोब शख्स का था, लेकिन ट्रैफिक सार्जेंट इसके रोब में आए बगैर पहले से ज़्यादा गुस्से से बोला, तुम्हारे ड्राइवर ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और मेरे साथ बदतमीज़ी भी की है। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अब वो भी अंग्रेज़ी में बात करने लगा। चार्ल्स नहायत तहम्मुल मिजाज शख्स होते हुए भी बरहमी से तकरीबन चीख उठा। ये ड्राइवर 20 साल से इस्तांबुल की सड़क पर गाड़ी चला रहा था, तुम इसे ड्राइविंग के कवानीन सिखाने आ गए हो? 20 साल या 40 साल गाड़ी चलाने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कभी ट्रैफिक कवानीन नहीं तोड़ सकता। ट्रैफिक सार्जेंट कर रहा है और चार्ल्स के मुकाबिल आन खड़ा हुआ। अगर इसका कद ज़रा ऊंचा होता तो शायद वो अपने हेलमेट का छज्जा चार्ल्स की पेशानी से मिला देता। मैं इसके साथ सफ़र कर रहा हूँ, मैं भी इस्तांबुल के ट्रैफिक कवानीन से वाकिफ़ हूँ। मैं देख रहा था इसने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। चार्ल्स ने इसे डांटा, तुम ख्वामख्वाह हम मरूब करने की कोशिश मत करो। मरूब तो तुम मुझे कर रहे हो, सरकारी काम में मुदाखलत कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ इसी सिलसिले में भी कार्रवाई होगी। तुम्हें अब ज़रूर पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस सार्जेंट का गैर मुतज़लज़ल लहजे में बोला, तुम तो वाकई कोई पागल मालूम होते हो। लगता है इस नौकरी से तुम्हारा दिल भर गया है और अब इसे लात मारकर तुम जेल जाना चाहते हो। चार्ल्स के लहजे में हल्की सी खूनख्वारी आ गई। मैंने पूरी दुनिया देखी है, हर मुल्क में सफ़र किया है, लेकिन तुम जैसा खर दिमाग पुलिस वाला आज तक नहीं देखा।
मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही अहम बरतानवी डिप्लोमेट हूँ और नहायत अहम मिशन पर यहाँ आया हुआ हूँ। मेरे एक इशारे पर तुम न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त हो सकते हो बल्कि जेल भी जा सकते हो। इस वक्त मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और मज़ीद ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सार्जेंट ने इस्तेहज़ाई अंदाज में एक खुरदरा सा कहका लगाया। मैं अभी कोई आम पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरे ओहदे पर ना जाना। मैंने बड़े बड़े वज़ीरों सफ़ीरों को अदालत में खींचा है। यह भी इत्तेफाक है कि मैं जिस पर भी हाथ डालता हूँ वो कोई ऊँची ही चीज़ निकलता है। चार्ल्स ने गालिबन इंटेलिजेंस वालों की तलाश में पीछे नज़र दौड़ाई। इनकी गाड़ी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अलबत्ता दूसरी इक्का दुक्का गाड़ियाँ हमारे करीब से गुजर रही थी। बाज़ कार नशीन हमारी तरफ देखते हुए गुजरे थे, लेकिन कोई रुका नहीं था, जैसे अमूमन पाकिस्तान में होता है। इंटेलिजेंस वाले अगर वहाँ मौजूद होते तो अब तक इन्हें आगे आ जाना चाहिए था और चार्ल्स की हैसियत से वो ये सब कुछ देखना चाहते थे, लेकिन मैं पहले देख चुका था कि वो हमारे अक़ब में मौजूद नहीं थे। इनकी गाड़ी उस दौरान रास्ते में कहीं गायब हो चुकी। मेरी तवज्जो इनकी तरफ से हट गई। इनकी गाड़ी गायब देखकर चार्ल्स को कदर हैरत ज़रूर हुई, लेकिन इसके खुद एतमादी और रौब में कोई फ़र्क ना आया। ताहम अब वो गोया इस कंबल नुमा सार्जेंट से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तहम्मुल से काम लेते हुए ड्राइवर से मुखातिब हुआ। तमरान, तुम इसे कागजात और अपना सिफारत खाने का कार्ड दिखा ही दो। हमसे गलती हुई कि हम एहतियातन इस वक्त सिफारत खाने के नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर नहीं निकले। सार्जेंट नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, अब कागजात दिखाने से कुछ नहीं होगा, अब तो तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। तुमने बदतमीज़ी की है, सरकारी काम में मुदाखलत की है और मुझे अपनी हैसियत से मरूब करने की कोशिश की है। तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी। चार्ल्स ने गालिबन बड़ी मुश्किल से इस वक्त अपनी नरम मिजाजी और तहम्मुल को आवाज़ दी, लेकिन सार्जेंट की बात सुनकर इसका तहम्मुल एक बार फिर जवाब दे गया। मैंने पहली बार इसके मुँह से अंग्रेज़ी की एक हल्की पुल्की सी गाली सुनी। फिर वो गुस्से से बोला, तुम जैसे ऑफिसर को तो इसी सड़क पर खड़े खड़े शूट कर देना चाहिए। ये कहते हुए इसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सार्जेंट की फुर्ती काबिल-ए-दाद थी। इसने वेस्टर्न फिल्मों के किसी फाइटर की सी तेज़ी से अपने होल्स्टर के रिवाल्वर निकाल लिया और तंदिया लहजे में बोला, बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम एक ऑफिसर पर कातिलाना हमला भी करने लगे थे। तुम अपने जुर्म की फहरिस्त को लंबा किए जा रहे हो। चलो बैठो गाड़ी में। इसने अपने रिवाल्वर की नाल चार्ल्स की पसलियों पर टिका दी और इसका रिवाल्वर नहायत फुर्ती से इसकी जेब से निकाल लिया। मेरा ख्याल है एक लम्हे के लिए तो चार्ल्स भी परेशान हो गया। इसे यकीनन झुंझलाहट भी हो रही थी कि अच्छा भला अपने रास्ते पर जाते जाते ये कंबल कहाँ से आन चिमटा था। अब तो वह झुंझलाहट का इजहार भी नहीं कर पा रहा था। मैं नहायत इत्मीनान से बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। मेरे पास इस वक्त कोई हथियार वगैरह नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ देर बाद जहाज़ पर सवार होना था। कोई गन वगैरह लेकर चलने का कोई फ़ायदा नहीं था। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान वो मेरे लिए परेशानी का बायस बन सकती थी। सार्जेंट ने रिवाल्वर की नोक से चार्ल्स को गाड़ी की तरफ धकेला। चार्ल्स का चेहरा कुछ ज़्यादा ही सुर्ख हो गया। शायद किसी अजनबी मुल्क में भी इसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी, लेकिन इसने हाथ पाँव चलाने की कोशिश नहीं की। वो हाथ पाँव चलाने वाला आदमी भी नहीं था। जो कुछ करता था गन के ज़रिए करता था, और इस वक्त गन इसके पास नहीं रही थी। हेलमेट और बड़े से तारीक चश्मे की वजह से सार्जेंट के चेहरे का बेशतर हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जितना नज़र आ रहा था इससे अंदाज़ा हो रहा था कि चार्ल्स ने ज़रा भी इसकी मर्ज़ी के खिलाफ हरकत की तो इसे शूट करने में दरीक नहीं करेगा। चार्ल्स ने भी शायद ये महसूस कर लिया था, इसलिए तमाम तर बरहमी के बावजूद इसने मुज़ाहमत नहीं की थी। ताहम इसने मुड़कर एक नज़र मेरी तरफ ज़रूर देखा। शायद इसे हैरत थी कि मैं इस मामले में बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रहा था। इसे नहीं मालूम था कि मेरा जहन इस वक्त किसी और जाविये से इस मसले में उलझा हुआ था। चार्ल्स गाड़ी में बैठने लगा तो मैं अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर फिसल गया। दरअसल जिस तरह बैठने लगे थे इससे यह होता है कि चार्ल्स मेरे और सार्जेंट के दरमियान फंस जाता। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं चाह रहा था कि सार्जेंट मेरे और चार्ल्स के दरमियान आ जाए। सार्जेंट ने अब तक गोया मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो मेरी तरफ से पूरी तरह होशियार था। मेरी गाड़ी से बाहर कदम रखते ही इसके दूसरे रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ हो चुका था, जो इसने चार्ल्स की जेब से निकाला था। इसके अपने रिवाल्वर की नाल बदस्तूर चार्ल्स की पसलियों पर रही थी। तुम कहाँ चल दिए मिस्टर? वो आवाज़ बुलंद बोला। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी नजर आएगी। मैं भाग तो नहीं रहा, मैंने दोनों हाथ उठाते हुए सादगी से कहा। मैं तो गाड़ी से उतर रहा था। मुझे आप बराए करम यहीं छोड़ दें, मेरा इस गाड़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं तो सिर्फ इंसाफ का मेहमान हूँ, लेकिन मुझे 1 घंटे बाद फ़्लाइट पकड़नी है। अगर मैं पुलिस के चक्कर में पड़ गया तो मुझे देर हो जाएगी, मेरी फ़्लाइट निकल जाएगी। फ़्लाइट के बच्चे, चलो गाड़ी में बैठो। तुम कौन हो और इस गाड़ी से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है या नहीं, ये फ़ैसला पुलिस स्टेशन चलकर होगा। सार्जेंट चीखा। तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी ऑफिसर, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं टैक्सी से चला जाऊँगा। मैंने कदरे इल्तिजाइया लहजे में कहा। इसके अवज़ मैं तुम्हारी मुनासिब खिदमत भी कर सकता हूँ। मैंने जेब की तरफ इशारा किया। तो मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हो? इसके लहजे में कुछ और बरहमी आ गई। एक और जुर्म, चलो बैठो गाड़ी में। इसने दूसरे रिवाल्वर की नाल मेरी पसलियों पर रख दी। मैंने अपनी सूरत में बेबसी तारी कर ली और दरवाज़ा कुछ इस तरह खोल दिया। चार्ल्स ने इस वक्त नाराज़गी में वही किया जो मैं चाह रहा था, यानी वो पहले गाड़ी में बैठ गया। इसके साथ ही इरादी तौर पर सार्जेंट में बैठ गया। इससे गालिबन इत्मीनान हो गया कि मैं भागने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि इसने हाथ ऊंचा करके रिवाल्वर की नाल बदस्तूर मेरी पसलियों पर टिकाई हुई थी। मैं शिकस्त खुर्दा से अंदाज में इसके साथ बैठ गया। मेरा मकसद पूरा हो गया था, वो हम दोनों के दरमियान आ गया था। चल इसने भी इस तरह बैठने को बेहतर समझा होगा, क्योंकि इस तरह वो बैक वक्त हम दोनों की पसलियों पर रिवाल्वर रख सकता था। ड्राइवर सीधे ही चलो, इसने ड्राइवर को हुक्म दिया।
ड्राइवर ने मुड़कर चार्ल्स की तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखा। वो गोया अब भी सिर्फ चार्ल्स ही के हुक्म की तामील करना चाहता था। सार्जेंट ने इसे डांटा। इसकी तरफ क्या देख रहे हो, सोवर, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर शोलाबाज नज़रों से इसकी तरफ देखा, लेकिन चार्ल्स अब तहम्मुल से बोला, ड्राइवर ये नुक्ता ना तहकीक जिस तरह कह रहा था इस तरह करो। अब हमें इसका बंदोबस्त करके ही अपने काम के लिए जाना होगा। इस बदबख्त को नौकरी से बर्खास्त होने और जेल जाने की इतनी ही जल्दी है तो हम क्या कर सकते हैं। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सार्जेंट ने चार्ल्स के अल्फाज पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, शायद इसलिए इसका मकसद पूरा हो गया था। वो हमें लेकर वहाँ से रवाना होना चाहता था। ड्राइवर इसकी मोटरसाइकिल को बचाते हुए गाड़ी सड़क पर लाया। सार्जेंट ने अपनी मोटरसाइकिल को सही तरह खड़ी करने की भी जहमत नहीं की थी। सार्जेंट की रहनुमाई में गाड़ी चंद मिनट में एक वीरान सड़क पर आ पहुंची। तब चार्ल्स ने पेशानी पर बल डालते हुए पूछा, ये तुम हमें कौन से पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो? मैं तुम लोगों को हाईवे पुलिस के हेडक्वार्टर ले जा रहा हूँ। इसने जवाब दिया। इस वक्त इसकी तवज्जो एक लम्हे के लिए मेरी तरफ से हट गई थी। शायद वो मेरी तरफ से कुछ मुतमईन हो गया था। मुझे वो मौका अपने लिए मुनासिब नज़र आया। मेरे ख्याल में इसका ड्रामा खासा लंबा हो चुका था। अब इसे किसी फैसला कुन मोड़ पर लाने की कोशिश कर ही लेनी चाहिए थी। मैंने बैक वक्त इसकी दोनों कलाइयों पर हाथ डाला। मैंने खूब देखभाल नपे तुले अंदाज में हाथ डाला था। मेरी गिरफ्त वैसे ही रही जैसे मैं चाहता था। मैंने यकदम इसके दोनों हाथों में दबे हुए रिवाल्वरों का रुख ऊपर की तरफ कर दिया। मैंने इसके बारे में 2 अंदाजे लगाए थे और दोनों दुरुस्त निकले। मेरा एक अंदाज़ा तो ये था कि वह ज़्यादा ताकतवर आदमी नहीं था, दूसरे वो असले के इस्तेमाल में ज़रा भी दुरेक करने वाला नहीं था। चुनाचे हुआ ये कि इसकी कलाइयाँ मेरी गिरफ्त में आईं तो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ बाल बराबर भी नहीं हिल सकीं, लेकिन इसने फायर करने में एक साने की भी ताख़ीर नहीं की। मैं चूँकि इसकी कलाइयाँ पकड़ते ही ऊपर कर चुका था, इसलिए दोनों रिवाल्वरों से निकलने वाली गोलियाँ गाड़ी की छत में पेवस्त हुईं। ड्राइवर बैक वक्त 2 फायरों की आवाज़ सुनकर कुछ बुखला गया। स्टीयरिंग व्हील पर इसका हाथ एक लम्हे के लिए बहक गया और गाड़ी लहरा कर कच्चे में उतर गई। थाम इसकी महारत काम आई। इसने गाड़ी को उलटने नहीं दिया और ना ही बुखला कर गाड़ी को दोबारा पक्की सड़क पर चलाने में जल्दबाजी दिखाई। हम तीनों सिमट कर एक तरफ को हो गए, लेकिन सार्जेंट की कलाइयों पर मेरी गिरफ्त में कोई फ़र्क नहीं आया। दूसरे ही लम्हे मेरी गिरफ्त इतनी सख्त हो चुकी थी कि वो दूसरी मर्तबा ट्रैगर भी ना दबा सका। मैंने इसे अपने और चार्ल्स के दरमियान इस तरह दबा लिया था कि वह मज़ीद कोई हरकत भी ना कर सका। मैंने इसकी कलाइयों पर अपने हाथों के आहनी शिकंजों का दबाव इतना बढ़ाया कि इसके हाथों से दोनों रिवाल्वर खुद ब खुद निकल कर फर्श पर गिर पड़े। तब मैंने इसके दोनों बाजू मोड़ कर इसकी पश्त पर ले आया। प्यारे, अब अगर तुमने ज़रा भी उछल कूद करने की कोशिश की तो दोनों बाजू कंधों से निकल जाएंगे। मैंने नहायत मुलायमत से इसे ख़बरदार किया। चार्ल्स ने दोनों रिवाल्वर उठाने में फुर्ती दिखाई और दांत पीस कर बोला, मसला यह है कि मैं अंग्रेज़ हूँ और बड़ा ख़ानदानी किस्म का आदमी हूँ। कानून का मुहाफ़िज़ किसी भी मुल्क का हो, मैं इसे मारने का तसव्वुर नहीं कर सकता, वरना दिल तो यही चाह रहा है कि इस बदबख्त को दोनों रिवाल्वर से शूट कर दूँ। कानून का मुहाफ़िज़? मैंने हंसे बगैर न रह सका, लेकिन मेरी हंसी कराह से मुशाबह थी। मिस्टर चार्ल्स, तुम अभी तक इसे कानून का मुहाफ़िज़ ही समझ रहे हो? इस जैसे लोगों की वजह से तो कानून की हालत पतली रहती है। क्या मतलब? चार्ल्स ने झुककर सही तौर पर इसका चेहरा देखने की कोशिश की। यह हमारा प्यारा दोस्त हम्मान है। मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी और ये तन्हा ही हमारी बगल में आन घुसेगा। मैंने हम्मान को काबू में रखते हुए जवाब आन। चार्ल्स बेइख्तियार चीखा। अगर वो इस वक्त बुरी तरह एक तरफ फंसा ना होता तो शायद हैरत के हमारे उछलकर गाड़ी के छत से जा टकराता। हाँ, पिछली मरतबा हमने इसे देखा तो इसके चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और मूछें थी। इस वक्त ये क्लीन शेव है। हेलमेट और बड़े तारीक चश्मे ने भी चेहरे का काफ़ी हिस्सा छुपा रखा है। शुरू में मैं भी धोखा खा गया था। इससे अपनी आवाज़ हत्ता कि अपनी चाल ढाल बदलने भी कमाल हासिल है। मुझे इसकी सलाहियतों का एतराफ़ है, लेकिन ये बदबख्त तुम्हारी सलाहियतों का एतराफ़ नहीं करेगा। हालांकि किसे चाहिए ये अब तुम्हें उस्ताद मान ले, चार्ल्स बोला। ड्राइवर इस वक्त तक पीछे मुड़कर ये देखकर मुतमईन हो चुका था कि वह शख्स हमारे काबू में था। दूसरे लफ्ज़ों में सूरत हाल हमारे काबू में थी। वो गाड़ी पक्की सड़क पर ले आया था और नहायत से रफ्तारी से चला रहा था। मेहमान को यकीन आ गया था कि इसने ज़रा भी ज़ोरमाइज़ की तो इसके दोनों कंधों से जोड़ अलग हो जाएंगे, इसलिए वो साकत होकर बैठ गया। सीट के नीचे इसकी दोनों टांगें भी मैंने एक टांग के नीचे फंसा रही थी। वो पुरसकून लहजे में बोला, डियर चौधरी, मुझे भी पिछली मुलाकात में अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक ताकतवर आदमी हो, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने इस बात को अहमियत नहीं दी थी। मेरा ख्याल था कि आज के दौर में जिस्मानी ताकत की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ हथियार अहम होते हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जिस्मानी ताकत भी काम आ जाती है। मेरे बाजू शल हो चुके थे और हाथ टूटे जा रहे थे। मेरे बाजू छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कोई मसला पैदा नहीं करूँगा। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। सॉरी, मैं तुम्हारी इस मोहब्बत भरी दरख्वास्त पर अमल नहीं कर सकता। तुम उम्र अयार के कबीले से मालूम होते हो। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर अमल करके पछताना नहीं चाहता। तुम बहुत ही गैर मेयारी और कमीने किस्म के दुश्मन हो। वो हल्की सी कराह के साथ बोला, तुमने मुझे कब पहचाना? मैंने तुम्हें जल्दी पहचान लिया था, लेकिन इसका इजहार नहीं होने दिया। मैं चाहता था कि मक्खी पूरी तरह मकड़ी के जाल में आन फंसे। मैंने जवाब दिया, इसलिए मैंने अपना रवैया ऐसा ही रखा जैसे मैं तुम्हें पुलिस सार्जेंट ही समझ रहा हूँ और वाकई तुमसे जान छुड़ाने की फ़िक्र में हूँ। अफसोस कि मुझे तुम्हारे इस रवैये पर हकीकत का गुमा गुजरा। मैं तुम्हें अपने से बड़ा एक्टर तस्लीम करता हूँ। अब तो मेरे बाजू छोड़ दो।